बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टीआरसी पे बात करूँगी और सबसे ज़्यादा सवाल भी इसी पर आ रहे थे कि आप टीआरसी के मुतालिक बताइए, क्योंकि इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग हैं वो कह रहे हैं जी हम टीआरसी का काम करवा देते हैं तो कैसे होगा। कुछ माशाल्लाह से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग पाकिस्तान से और दुबई से और दूसरी कंट्रीज़ से आ रहे हैं कि जो ऑलरेडी जो है उन्होंने तमाम मरहलों को तय किया हुआ है अपने हाथ से, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप पाकिस्तान से निकलते हैं कहीं दुबई के साइड पे हैं या कहीं इंडिया से हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप या वैसे ही आपकी रिहाइश कहीं है लेकिन आप माशाल्लाह से ट्रैवलर हैं तो आपको बहुत नो हाव होती है और आपकी घबराहट ख़त्म होती है, तो आप चाहते हैं कि आप ख़ुद ये डॉक्यूमेंटेशन जो है अपनी ख़ुद करें। तो मैंने कहा उसी के सिलसिले में मैं पिछले 2-3 हफ़्ते से मुसलसल कोशिश कर रही थी और इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया ये, क्योंकि जब भी मैं किसी सोशल मीडिया पे ये देखती थी कि किसी ने फ़ेसबुक पर ग्रुप्स में ये लगाया हुआ कि जी हमने ख़ुद टीआरसी अप्लाई किया है और हमने 1200 लीरा में सिर्फ हमारा काम हो गया, हमारा 1300 लीरा में हो गया। तो यकीन मानिए मैं 1 बाय 1 सबको पर्सनली मैसेज करती थी और उनसे पूछती थी कि भाई प्लीज़ मैं इस तरह से वीडियो जो है वो बनाना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे, तो अगर आप वाकई हकीकतन आप कोई फ़ेक आपने अपनी नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट दी है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए इसका ब्रेकडाउन कि कितने पैसे हकीकतन लगे हैं आपके, और चलें ठीक है सारा प्रोसेस नहीं भी बताते तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स और कितने पैसे आपके लगे ये आप थोड़ा सा बता दें। लेकिन आप यकीन मानिए कि 7 या 8 लोगों से मैंने इन बॉक्स किया उनको, लेकिन कहीं से भी मुझे सिंगल जवाब नहीं आया। तो इसका यही मतलब है कि फ़ेसबुक पे और जो पेजेस में लोग कह रहे हैं कि जी हमने तो 1300 लीरा में काम कर दिया या हम आपका 1500 में कर देंगे और हमने तो ख़ुद किया, वो सब फेक हैं। वो सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए जो है वो ये इस तरह की लगाते हैं पोस्टें, या ये कि जी हम 1000 लीरा में आपका कर देंगे। तो वो उस पे एकदम से बिलीव ना करें, क्योंकि आप लिमिटेड बजट अपना लेकर आते हैं और उसी को देखते हुए आपको सरवाइव करना होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी दिनों से मैं रिसर्च कर रही थी, सर्चिंग कर रही थी और वेबसाइट जो गवर्नमेंट की है उसको देख के सोच रही थी कि शायद मैं उस वेबसाइट से जो है वो आपको कोई बेहतर मालूमात दे सकूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना ये चाहूँगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीआरसी जो है, कोई कहता है टीआरसी कोई टीआरपी, तो इसका मतलब यही है चाहे आप टी से ट्रैवल कह दें या टी से टूरिस्ट कह दें, और इसी तरह अगर टीआरपी है तो टूरिस्ट या ट्रैवल परमिट आप आ जाएगा। इसी तरह से अगर आखिर में सी लगा हुआ है तो वो कार्ड को शो करेगा, यानी टूरिस्ट कार्ड हो जाएगा या फिर आपका टेम्परेरी कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, या ट्रैवल कार्ड हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको ले लें, नाम कोई भी हो, मकसद जो है वो आपको आपका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है जो रेड कलर में आपको मिलता है और वो आपको अलाउ करता है कि आप जितनी मुद्दत का आपको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला है, ये जो कार्ड हैंडी मिला है, इस मुद्दत में आप जितनी भी दफ़ा तुर्की के सरहद से बाहर निकल के कहीं जाना आना चाहते हैं तो जाना और आना आपके लिए उस कार्ड पे आसान होता है। आपको बार बार तुर्की का वीज़ा अप्लाई नहीं करना होता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा सवाल ये भी लोगों ने पूछा कि ये ज़रा बताइए आप कि ऐसा मुमकिन है कि हम लोग पाकिस्तान में हैं और वहाँ से कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि हम आपका कार्ड यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रेजिडेंस परमिट कार्ड जो होता है, जिसको हम टेम्परेरी परमिट कार्ड कहते हैं, वो कार्ड उस वक्त होता है कि जब आप, उसका रीज़न क्या होता है, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिला, आपने अपनी कंट्री से वीज़ा हासिल किया 10, 15, 20 दिन का, 1 महीने का, उसके बाद आप तुर्की आ गए। अब वहाँ आप हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इतने दिन का वीज़ा हमारा मिला था, ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन हम ये समझते हैं, हमने तुर्की को ये महसूस किया है कि यहाँ मज़ीद दिन हमें चाहिए घूमने के लिए और इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप प्लीज़ हमें एक्सटेंशन दे दें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अभी आपको तुर्की का वीज़ा मिला ही नहीं है और घर बैठे आप उसका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मांग लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक सूरत हो सकती है, जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं तो उस एप्लीकेशन से प्री अप्लाई की एक फॉर्म आता है जिसको आप फिल कर सकते हैं। मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब वेबसाइट खोली थी और फर्स्ट टाइम अप्लाइंग का आप उसमें बटन देंगे
गोच इदरसी कुछ इस तरह से उसका वेबसाइट का नाम है। मैं लिंक दे दूँगी आपको। तो गोच इदारे का जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर आपको वो फॉर्म मिलेगा। उसमें वो अच्छा, दूसरी बात ये भी ज़हन में रखिए कि जब भी आप तुर्की का कोई भी डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं या अपनी मालूमात हासिल करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपका नाम पूछेंगे, फ़र्स्ट एंड लास्ट नेम, और उसके अलावा आपके माँ और बाप का नाम भी पूछते हैं, और इसी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। तो कुछ सिंपल जवाब हैं, सवाल हैं, और वो पूछ के आप उसमें जब सबमिट कर देते हैं तो वो आपका प्री अप्लाई एक फ़ॉर्म है। अब वो मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं हूँ मैं कि वो आप वहाँ से आने से पहले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उसका सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं या नहीं। तो इसलिए बग़ैर किसी नो हाउ के ऐसा ना हो आप किसी को पैसे पहले ही दे दें, पता चला तुर्की का वीज़ा मिला नहीं है और उन्होंने कहा जी आप इतने पैसे हमें दे दीजिए, इतने $100 दे दीजिए और हम आपको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बिल्कुल इसी तरीके से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि भाई हम अकेले आना चाहते हैं और उसके बाद आकर हम ऐसा करेंगे, जब हम यहाँ आ जाएंगे TRC ले लेंगे, फिर मैं यहाँ से ही अपने बच्चों की TRC भिजवा दूँगा उनको। तो देखिए ये भी मुमकिन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि पहले आपको विज़िट वीज़े पर आना है, उसके बाद आपको TRC अपनी और या अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करनी है। हाँ, उस सूरत में कि फ़र्ज़ कीजिए आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं और प्रॉपर्टी की बेस पर मुझे ये भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, लॉयर नहीं हूँ, लेकिन ये उस की बुनियाद पे हो सकता है कि उस बेस पे आप एम्बेसी में जाकर, कराची एम्बेसी में या जहाँ भी आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ उनको बताइए कि भाई मैंने घर ले लिया है और हम वहाँ मूव हो रहे हैं तो मुझे अपनी फैमिली को लेके जाना है। तो वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है, मगर होगी TRC कार्ड उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग जो भी आएगा वो तुर्की में क़दम रख देगा, ठीक है ना। एक बात ये, अब उसके बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेकर आनी है, आपको जमा करवानी होंगी जब आपको TRC की एप्लीकेशन देनी है। तो वो मैं जो है वो 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट की फ़र्स्ट जो पेज होता है जिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उस पेज की कॉपी जिसमें आपको वीज़ा मिला हुआ होता है। तो उसकी तरीक़ा क्या होगा कि जब वहाँ पर आएंगे आप उसका ट्रांसलेशन करवाएंगे और ट्रांसलेशन करवाने के बाद नोटरी पब्लिक से उसको अटेस्ट करवाएंगे। और नोटर जो हैं वो जो इदारा है, जो गोच का ऑफ़िस है, जो गवर्नमेंट का ऑफ़िस है, उसके साथ ही साथ जो हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। वो आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं जाके वहाँ एक मेज़ और कुर्सी लेके बैठ जाऊँ और मैं कहूँ मैं आपका अटेस्ट कर देती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट से उसका लिंक होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको वहाँ से नोटरी पब्लिक से करवाना होगा। उसके अलावा आपको क्या मेन काम चाहिए होगा, हाउस रेंट। तो हाउस रेंट भी वहाँ पे क्या तरीक़ेकार चल रहा है, या तो बिल्कुल लीगल तरीक़े से आप पहले घर किराए पे लें और उसको जो आपका हाउस रेंट है उसकी कॉपी अपने फॉर्म के साथ जमा करवाएं। लेकिन क्या होता है, बाज़ औक़ात आपको 8-10 दिन के अंदर जितने दिन वीज़ा मिला है उससे एक दिन भी पहले अगर आप जमा करवा देते हैं एप्लीकेशन TRC के लिए तो वो काउंट होती है और वही समझिए आप उसका आपका एक्सटेंशन वीज़ा कहलाती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपका 10 दिन का वीज़ा था, आप तुर्की में आए, 90 दिन या 8वें दिन आपने अपनी एप्लीकेशन दी और आपको वहाँ से नंबर मिल गया, कंफर्मेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर। तो वो जो नंबर है, वो जो पेज है, जो एप्लीकेशन है, आपकी सबमिशन का जो फॉर्म है, वही फॉर्म जो है वो आपका एक्सटेंशन है। क्योंकि आपको कोई भी रोकता है, कोई बात करता है तो आप ये उनको दिखा सकते हैं कि भाई ये मैंने अप्लाई किया हुआ है और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा इंटरव्यू आएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब तक कार्ड ना आए और आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए तो आप परेशान रहें। उसके अलावा जो है बाज़ औक़ात लोग क्या कर रहे हैं, एजेंट क्या कर रहे हैं कि आपसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप होटल में हैं तो कोई मसला नहीं है, हम एक फ़र्ज़ी अपने पास से आपको नोटरी का हाउस रेंट लगा के दे देते हैं और उसमें वो 800 लीरा से लेके 2000 लीरा तक ले रहे हैं। लेकिन देखिए आप पैसे तो दे देंगे, वक्ती तौर पे आपका फॉर्म भी जमा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़ आते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो जो है उसमें वो आपको ब्रीफ़ करूँगी, तो यह काम आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने टेलीफ़ोन की सिम लेनी है और कोशिश ये करें कि अगर कोई आपका जान पहचान का दोस्त अहबाब रिश्तेदार है जो बिल्कुल भरोसे का आदमी है और जिसको आप पे भरोसा है,
तो उनसे आप ये भी कह सकते हैं कि आप ऐसा करें, जैसे अक्सर औक़ात ये होता है कि भाई या बहनों या कोई पहले से वहाँ आपका ख़ानदानी अज़ीज़ रह रहा होता है, तो वो अपने नाम पे अगर आपको सिम खुलवा के दे सकता है, टेलीफ़ोन की सिम, तो ये होता है कि वो 3 महीने में बंद नहीं होती है। और पिछले दिनों तो ये हो रहा था कि जो टीआरसी की एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद 3-4 महीने, 5-5 महीने बाद लोगों के टीआरसी आए। तो उसमें ये होता है कि अगर आपकी सिम बंद हो गई और वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोन किया, कंफर्मेशन के लिए, या कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है या कोई और प्रॉब्लम है और आपने रिसीव नहीं किया, तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर जो हैं वो टीआरसी लोगों को मिल रहे हैं, इस्तांबुल में से भी। तो इसलिए वैसे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपको सिम ज़रूर लेनी होगी, क्योंकि वो उसी पे मैसेजेस आपके आते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस से। उसके अलावा जो है वो आपको क्या चीज़ चाहिए है, हैश कोड चाहिए, क्योंकि अब वहाँ हर चीज़ के लिए मॉल में दाखिल होते वक्त, ऑफ़िसों में जाते वक्त आपको हैश कोड दिखाना होता है, और उसको रजिस्ट्रेशन भी बहुत आसान है। मुझे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो आप ये देखिएगा कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए परेशान हैं कैसे बनना है, आपको नहीं नो हाउ है, तो सबसे आसान तरीक़ा ये है कि किसी मॉल वग़ैरह में, आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो बाहर जो सिक्योरिटी के लोग वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, उमूमन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उनसे हेल्प मांगते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर का, हम लोगों का तो उन्होंने ही बना के दिया था। जो सिक्योरिटी पीपल थे उन्होंने कहा आप अपना पासपोर्ट दिखाइए, सारी डिटेल उसी वक्त करके, हमको टाइम लगा उसमें 10-12 मिनट लगे, और उन्होंने हमारे हाथ में दे दिया, और फिर वो बारकोड हमारे पास आ गया। तो फिर उसके बाद हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी जगह, किसी भी ऑफ़िस, कहीं भी गए, हमने वो फ़ोन पे पिक्चर उनको दिखा दी, उन्होंने वो पिक्चर स्कैन कर ली और हमें एंटर होने दिया। तो हैश कोड आपको ज़रूरी है, आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे तो आपको हैश कोड की ज़रूरत है। तो या तो ख़ुद आप जो है वो रजिस्टर हो जाइए, या फिर आप किसी से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपको हैश कोड भी ज़रूर चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 18 साल और उससे ऊपर जो बच्चे हैं उनके, 18 साल से ऊपर, 18 साल तक नहीं, 18 साल से ऊपर जो हैं, 18 साल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर हो गए हैं, तो उसमें लेकर और 65 ईयर तक आपको इंश्योरेंस चाहिए होती, हेल्थ इंश्योरेंस। और 18 साल से कम उम्र बच्चे और 65 साल से 65 से ज़्यादा उम्र के हज़रात और ख़वातीन, उनकी इंश्योरेंस नहीं चाहिए होती। क्यों नहीं चाहिए होती? क्योंकि उनकी सेहत की ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट लेती है। और वैसे तो खैर टीआरसी पे गवर्नमेंट इतनी सहूलतें नहीं देती, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट उसको टेक केयर कर लेती है, बच्चों की भी स्कूलिंग और इलाज वगैरह सब चीज़ें जो हैं। तो ये आपको करनी है। और इंश्योरेंस लेते वक्त ये ख़्याल रखना है कि इंश्योरेंस जब आप अप्लाई करेंगे, जिस दिन आपका वीज़ा ख़त्म होगा, उसके बाद से वो जिस डेट से आपने अप्लाई की है, अपनी जो डेट लिखी है कि भाई इस तारीख़ से मुझे टीआरसी की एप्लीकेशन चाहिए, और यहाँ से लेके इस साल से, यानी पूरे 1 साल का पीरियड, उस साल में वो वैलिड होनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए आपने 1 जनवरी से लेकर और 30 दिसंबर तक की मांगी आपने, और आपने आने से पहले ही अपने पाकिस्तान से ही जो है वो बनवा के आप लेकर आ गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस तारीख़ से आपने टीआरसी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उस तारीख़ से लेकर पूरे 1 साल तक की वैलिड आपको हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर जमा करवाने होते हैं। और या तो आप वहाँ किसी से प्राइवेटली बात कर सकते हैं, या फिर आप जब वहाँ ऑफ़िस जाएंगे, गोज एजेंसी के ऑफ़िस, तो वहाँ उसके बराबर में भी 4-6 ऑफिसेज़ बने हुए होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उनको सबको पता होता है। आप जब उनको बताएंगे तो वो आपसे मालूमात लेकर और आपका उसी वक्त जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस बना देंगे फैमिली के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा आपको 4 बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। तो बायोमेट्रिक का मतलब क्या है, उसको सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बायोमेट्रिक का मतलब ये है कि आप किसी भी तस्वीर से, अपनी कोई भी तस्वीर आपके पास हो, आप उस तस्वीर से वो अपनी तस्वीर निकाल सकते हैं फ़ोटोशॉप के ज़रिए, या कोई भी आपको, अगर आपको सॉफ्टवेयर पता है। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी तस्वीर ना हो, और ब्लैक एंड वाइट ना हो, जो उसका बैकग्राउंड हो वो वाइट बैकग्राउंड हो, किसी सेल्फ़ी ना हो, किसी फंक्शन पार्टी में आप तैयार बैठी हुई हैं, खूब बुंदे बाली दुल्हन बनी हुई, उसकी तस्वीरें इस तरह की ना हो।
तो मतलब ये कि वाइट बैकग्राउंड के साथ अगर आप घर में भी खींच सकती हैं, या कोई ग्रुप फ़ोटो आप जिसमें समझ रही हैं कि बिल्कुल, क्योंकि उनको विजिबल चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप बड़ा सा चश्मा लगाए हुए हैं, लेंसेज लगाए हुए हैं, बहुत बड़े बुंदे या कोई हेड या कैप पहन के आपने अपनी आधा चेहरा छुपाया हुआ, ऐसा ना हो, जिसमें आपका पूरा क्लियर फेस नज़र आ रहा हो, वाइट बैकग्राउंड हो और आंखें बंद ना हो। इस टाइप की अगर कोई पिक्चर है तो 2x2 अगर आप उसको फ़ोटोशॉप से निकाल सकते हैं तो वो आप सबमिट करवा सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सब दुश्वारियों से बचने के लिए कि कोई गलती ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, बेहतर ये है कि आप तस्वीरें अपने पाकिस्तान से या इंडिया से या जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ से बनवा के ले आइए। अगर करेंसी में बहुत फ़र्क है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, डॉलर्स में यूरो में देना है, तो फिर आप वहाँ टर्की में ही खिंचवा लीजिए जाके 30-35 लीरा की, बड़े आराम से आपको 4 तस्वीरें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको तस्वीरें अपने साथ रखनी है। और अगर पाकिस्तान से बनवा रहे हैं तो कोशिश यही कीजिए कि 10-12 पिक्चर्स जो हैं वो बनवा लीजिए, वक्तन जो है वो जहाँ आपको ज़रूरत होगी वो काम आ जाएंगी, आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? टैक्स नंबर। टैक्स नंबर जो है उसकी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। टैक्स नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कब किसी बड़े दफ्तर में चले जाएंगे जो कि आपको कहता है जी मैं TRC भी दिलवाऊँगा और घर भी रेंट करवा दूँगा और दुनिया का हर मैं काम करवा दूँगा, उनके पास अगर चले जाएंगे तो वो आपसे 150 से 200 लीरा और सम टाइम डॉलर्स भी मांगते हैं कि जी ये आप दे दीजिए, हम आपका टैक्स नंबर दिलवा देंगे। लेकिन टैक्स नंबर के लिए कोई पैसे नहीं है, टोटली फ्री है। आप जब नेट पर सर्च करेंगे, गूगल करें और आपके घर के करीब तरीन जो ऑफ़िस बना हुआ होगा वहाँ जाएं अपना पासपोर्ट लेकर, और वो आपकी आईडी और पासपोर्ट वीज़ा देखकर आपको टैक्स नंबर इशू कर देते हैं, पेपर प्रिंट करके दे देते हैं। किस तरीके से होता है मैं डिटेल्स दे दूँगी, और थ्रू वेबसाइट के ज़रिए भी आप अपना टैक्स नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स नंबर भी आपको चाहिए होगा, हैश कोड चाहिए होगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोशिश यही करें कि आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, जिसको हम पुलिस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि वो भी अक्सर जगह वो मांग लेते हैं और वो आपको लेकर आना है। उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट वो वाला, ये नहीं कि जो मौलवी साहब ने आपको वहाँ से दे दिया जिस पे आपका निकाहनामा हुआ है, वो आपको लेना होगा नादरा के ऑफ़िस से जाके। और उसकी जो शुरू के 3 पेज हैं, उन्होंने लिखा है वेबसाइट पे अपने कि ये 3 पेज जो शुरू के हैं हमको उसमें वाज़े चाहिए, डिटेल्स कहाँ हुआ निकाह, कब हुआ, हर सारी डिटेल्स, सारी डिस्ट्रिक्ट, हर चीज़ उसमें आनी चाहिए। तो फर्स्ट 3 पेजेस जो हैं वो उनको चाहिए उसकी कॉपी। और मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का, इन दोनों चीज़ों को आपको पाकिस्तान से ही फ़ॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना है ज़रूर। विदाउट अटेस्टेशन ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो FRC आपको चाहिए, फैमिली फॉर्म जो आपका होता है, ये आपको नादरा से चाहिए होगा। और उसके लिए क्या करेंगे आप, पहले भी मैंने 2-3 लोगों से ये बात कही थी पर्सनली कि अगर आप पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कि कितना पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन अगर वहाँ टर्किश कॉन्सुलेट से आप, अगर आपके यहाँ कॉन्सुलेट है जैसे कराची में है, वहाँ से अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो 2-3 लोगों को मैंने बताया था तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, पहले हमने फ़ॉरेन अफेयर से जाके अटेस्ट करवाई, उसके बाद हमने इनसे अपॉइंटमेंट लिया टर्किश कॉन्सुलेट से, और उन्होंने वहाँ ट्रांसलेशन करके वहीं हमको अटेस्ट कर दिया था। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से भी ला सकते हैं। अगर वहाँ से आप नहीं लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ आने के बाद और फिर ये सारी नोटरी करवानी पड़ेगी। ठीक है, पासपोर्ट की तो ट्रांसलेशन और उसको नोटरी करने का तो ये प्रॉब्लम है कि जब तक आपकी एग्ज़िट और एंट्री नहीं हो जाएगी टर्की में, तब तक वो आप डॉक्यूमेंट करवा नहीं सकते ना ट्रांसलेशन। मगर जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आनी, तो उनकी आप ट्रांसलेशन और जो फ़ॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन है वो ज़रूर करवा के लेकर आएँ। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, तकरीबन ये 5 सफ़ों पर होती है, लेकिन घबराने की 5-6 सफ़ों का नाम सुन के घबराना नहीं है। शुरू के 1 या 2 पेज या 2.5 पेज जो है उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन और लास्ट पेजों पे सिग्नेचर्स होती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको आप देख के घबरा जाएँ। लेकिन फॉर्म फिल करते वक्त जो अहम तरीन बात है वो ये है कि उनकी जो डेट्स हैं ना, डेट लिखते उन्होंने जैसे फ़र्ज़ किए ये लिखा हुआ है एक कॉलम के किस तारीख़ से लेके किस तारीख़ तक का आपको
टीआरसी चाहिए। तो आप उसको आपको फोकस करना है, क्योंकि जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम लोग, अब मैं ज़्यादा बात करूँगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। कंट्री टू कंट्री और प्रोविंस टू प्रोविंस ये डिफरेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ कनाडा में कुछ प्रोविंस ऐसे हैं कि जो वो जब अगर डेट लिखेंगे ना तो महीना पहले होगा, दिन बाद में होगा और उसके बाद आएगा साल। कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे हम लोग पाकिस्तान में लिखते हैं, सबसे पहले दिन लिखा कि भाई आज फ़र्ज़ कीजिए 8 तारीख़ है तो 8 तारीख़ लिखी, फिर महीना लिखा, फ़र्ज़ कीजिए ये 5वां महीना है, मई का महीना है तो हमने 5 लिखा, उसके बाद हमने साल लिख दिया। तो लेकिन तुर्की में क्या मसला है, क्या मैंने जो है वो क्या कहते हैं कि धूप बहुत ज़बरदस्त हो गई है, जस्ट अ मिनट। तुर्की में जो है वो मैंने क्या महसूस किया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कि वहाँ पर भी डेट की बड़ी का बहुत जो उनका फॉर्म है उस पर डेट का फॉर्मेट टोटली चेंज है, और जब आपका टीआरसी आता है तो उस पर डेट का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। तो फ़र्ज़ कीजिए आपको वीज़ा चाहिए है 8वीं तारीख़ है और मई का मई फ़र्ज़ कीजिए आप आज का ले लीजिए, हाँ ठीक है, 28 तो नहीं आप ले सकते हैं, मैं मिसालन आपको सही दे रही हूँ। 8 मई का फ़र्ज़ कीजिए आपने एप्लीकेशन जमा करवाई, तो 8 आपने तो ये समझा कि 8वां मैंने पहले लिख दिया और फिर मैंने महीना लिख दिया, लेकिन जो फॉर्म बन के आएगा तो वो मुमकिन है कि वो ये समझें कि आपने 5 तारीख़ को और 8वें महीने से मांगी है एप्लीकेशन। तो इसलिए डेट फिल करते वक्त किसी से मशवरा कर लें, 157 पे फ़ोन करके पूछ लें अगर आप ख़ुद फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर मुझसे कांटेक्ट कर लें। मैं जो है वो आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि आपको किस तरह एप्लीकेशन में डेट फिल करनी है अगर आप ख़ुद फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो प्लीज़ डबल चेक फिल करने के बाद कैंसिल भी हो जाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस पे काफ़ी बात कर दी। तो फिल एप्लीकेशन जो है उसको भी आपको फ़िल करने के बाद प्रिंट आउट उसका निकालना है। उसके अलावा अब से कुछ अरसे पहले तक जो है वो पोलियो रिकॉर्ड मांग रहे थे। पोलियो रिकॉर्ड जो है वो बहुत आसानी से पाकिस्तानियों के लिए वो मिल जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ और उनसे ये कहें कि जी मुझे पोलियो रिकॉर्ड अपना चाहिए, तो वो फ्री ऑफ चार्ज आपको दे देते हैं, कोई पैसे उसके नहीं लेते। तो उसके लिए भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब मांग तो नहीं रहे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे मुल्क पाकिस्तान से जो है वो पोलियो का मर्ज़ मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो कब कहें कि जी मुझे हम लोगों को ये चाहिए पोलियो का कार्ड। तो आप पोलियो भी अपने सर्टिफिकेट लेकर आ जाएँ। अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों के लिए ये बेहतर है कि जो कुछ उनकी वैक्सीनेशन अब तक हो चुकी है, जैसे जब से पैदा होते हैं उनकी वैक्सीनेशन होती है, उसका पूरा चार्ट होता है, वो चार्ट अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि स्कूलिंग में वो आपको बहुत अहम आपके काम आएगा। इसी तरह अगर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल में, तो आपको क्या करना है, पिछले साल की मार्कशीट और जिस साल भी वो पढ़ रहे हैं स्कूल से उनका लिविंग सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें अहम हैं, अपने साथ आपको लेकर आनी है। उसके अलावा जनाब आली आपको अब बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। फ़र्स्ट टाइम जो है जो आप पाकिस्तान से लेकर आएंगे या जिस भी मुल्क से अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो उस वक्त भी कोई मसला नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं, वो तो सबमिट हो जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम आपको टर्किश बैंक का भी बैंक स्टेटमेंट लगाना होगा, और अपना जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, फ़र्ज़ कीजिए आप जो हैं वो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको उस सेल्फ़ एम्प्लॉयड की सारी डिटेल्स देनी होगी। पेंशन आप हासिल कर रहे हैं तो पेंशन कार्ड और पेंशन का सारी रिक्वायरमेंट ये सब आपको देनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ को भी अपने जहन में रखिए कि ये सारी चीज़ें आपको उनको दिखानी है सेकंड टाइम रिन्यू करने के लिए। उसके बाद जनाब आली आपको और क्या काम चाहिए है, निकाहनामा मैंने बता दिया है, लिविंग सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन कार्ड बता दिया है मैंने, और ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात हम करते हैं कॉस्ट पे कि जी कॉस्ट कितनी चाहिए और हमें कितनी कॉस्ट चाहिए होगी एप्लीकेशन देते वक्त। तो देखिए कॉस्ट जो है ना, जो मैंने अपने पास से जो कैलकुलेशन की है
और उस कैलकुलेशन को काफ़ी मैंने वेरीफाई भी करने की कोशिश की है, लेकिन वो हो नहीं पाई। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि जी हम तो 1200 लीरा में बना रहे हैं, कोई कह रहा है हम 1300 लीरा में बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जहन नशीन कीजिए, आप एक पिक्चर तो ये क्लियर कीजिए कि होम जो आपका एग्रीमेंट है, जिसको नोटरी करवाया जाता है, जिसके पैसे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए, एक मिसाल ले लीजिए कि 100 लीरा लग रहे हैं नोटर करवाने के घर के एग्रीमेंट के, तो और आपकी फ़ैमिली में 5 लोग हैं, तो वो 5 लोग जो हैं वो जो 100 लीरा ले रहे हैं नोटर करने के, वो तो जाएंगे सिर्फ एक दफ़ा ना। लेकिन जो टीआरसी की फ़ीस आपको बता रहे हैं वो एक लमसम फ़ीस 5 के 5 लोगों के लिए, कि भाई आपके 5 लोग हैं और हम इतने पैसे लेते हैं, तो 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके दे दीजिए। तो आपको क्या समझना क्या है कि नोटरी की फ़ीस जो है वो तो सिर्फ एक दफ़ा जानी है ना। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे जो वो लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस 150 से लेके 300, 380, 325 इस रेंज में जाती है, एज वाइज होती है, और एज के साथ साथ कंट्री वाइज भी होती है, क्योंकि देखिए तुर्की जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों के लिए उनके क़ानून मुख्तलिफ़ हैं। बिल्कुल उसी तरह जो उनके शहर हैं, उन शहरों में भी उनके क़ानून बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। लोग कहते तो ये भाई आप इज़मीर से किसी छोटे शहर से जाके आप अप्लाई कीजिए टीआरसी, बेशक वो टीआरसी जल्दी मिल जाएगा आपको, हो सकता है कि 15 दिन में, 20 दिन में आपके वो टीआरसी 2 वीक में मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर सुनने में क्या आया है कि 3 महीने से लेके 6 महीने के दरमियान वो टीआरसी देते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या करना है आपको, जो कोई भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको आपको ये पूछना है कि भाई ये तो मेरे बच्चे तो छोटे हैं, तो हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से तो 2 की जानी है ना, तो ये पैसे आपके क्या होगा, बार्गेन करने के अंदर काम आएंगे। आप उनसे बात करते रहें, बार्गेन करते रहें, मालूमात करते रहें, लिखते रहें। होता क्या है, वो आपसे कहते हैं जी हम 1200 में कर देंगे, आपका कोई मसला नहीं है, लेकिन 1200 में क्या होता है, सिर्फ वो फ़ीस इंक्लूड होती है जो कि गवर्नमेंट में सबमिट करवानी होती है। अच्छा, गवर्नमेंट की फ़ीस जो है वो भी डिफरेंट है, कंट्री वाइज डिफरेंट है, पासपोर्ट वाइज डिफरेंट है। अगर कोई फॉरेनर आ रहा है जो वीज़ा जिसको लेना नहीं पड़ा है, विदाउट वीज़ा वो आ गया, जो कंट्रीज़ जिनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, अगर वो टीआरसी अप्लाई करेंगे तो उनको एडिशनल 750-800 लीरा एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ती है। और इसी तरीके से जितने अरसे का टीआरसी मिलता है उतने अरसे की फ़ीस होती है गवर्नमेंट की। अगर वो आपको इशू करते हैं 1 साल का, तो उसकी, क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं, पहला महीना जो है वो एक उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है $60 या $70 वॉट एवर, जो उनका पूरा चार्ट है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद महीना 2nd, 3rd, 4th महीना जो है उसमें वो कम करते चले जाते हैं। तो उनका एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पैसे लेते हैं। पहले 110 लीरा वो लेते थे कार्ड बनाने की फ़ीस, जो उनका टैक्स आपको कार्ड मिलता है, अब उन्होंने 120 या 125 कर दिया। तो इसमें बहुत वेरिएशन है। तो जो एजेंट है वो आपसे ये कहेगा कि जी मैं तो सिर्फ आपसे 1100, 1200, 1300 में बना लूँगा, लेकिन आपको जगह जगह लेके जाएगा, जी अब इधर निकाल दीजिए 700 लीरा निकाल दीजिए आप ये अटेस्टेशन के, ये तो इसकी ट्रांसलेशन करनी है 160 लीरा दे दीजिए, ये इसकी 4 कॉपियाँ बनवानी है 50 लीरा दे दीजिए। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह ये बढ़ते 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 आपका कहीं जाके 200 से 250, 2000 से 2500 लीरा के दरमियान आपका ये सारा पैकेज बनेगा। पता चले आपने सुनी सुनाई बात पे अपने मुल्क से आते वक्त ये सोच लिया, हिसाब किताब कर लिया, भाई मेरे तो इतने पैसे बनने हैं। ये जहन में रखिएगा कि ये सब जो हैं ये ट्रैप करने के लिए। आप लोगों से कह दिया जी मैं बच्चों के तो 200 ले रहा हूँ, 500 ले रहा हूँ, 800 ले रहा हूँ, जब आप चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है जितनी बड़ी फैमिली आएगी उतनी ही बड़े लवाजमात हैं, फैमिली ला रहे हैं तो इनको किराए का मकान भी चाहिए होगा। उसके बाद वो आपसे कहेंगे जी $200 महीने पे हम आपको सिखा रहे हैं टर्किश लैंग्वेज, हमसे टर्किश लैंग्वेज सीखिए आप, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। आपको टैक्स लेना है $200 दीजिए, आपको बिजली गैस पानी खुलवाना है, बड़ी मुश्किल है, इतनी मुश्किलात होंगी, आप $200 दीजिए, गैस खुलवा देंगे, $200 दीजिए। वो इस तरह आपको ट्रैप करके, कहने को तो आप ये कहेंगे इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी, इन्होंने ये दिलवा दी हमको, लेकिन उसके बाद जो होगा फ़र्दन। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखने की ज़रूरत ना महसूस कीजिए। अगर आप आने का इरादा कर रहे हैं तो आपका काम क्या है
कि आप तुर्की के बारे में मालूमात हासिल कीजिए, कितने शहर हैं, किस शहर में, जिस शहर को आप सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए, उसके इदारों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए नेट पर। ये देखिए कि आपको वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे यूज़ करना है, वहाँ के बैंक कौन से अच्छे हैं, तो कितनी पॉपुलेशन है, किस इदारे में कौन सी। लोग कहते हैं कि जी एहसन योर्ट और फ़ाते से जो है वो फ़तेह या फ़ाते जो भी है वो फेमिलियर नेम, 3-4 जगहों के नाम इसी स्पेलिंग से आते हैं, तो ज़रा प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल होती है मुझे, कि वहाँ से टीआरसी नहीं मिलेगा। तो ऐसी वजह नहीं है कि खुदा ना करे वहाँ पे कोई क्रिमिनल्स बैठे हैं तो उन्होंने वहाँ का टीआरसी बंद कर दिया और बड़ा कोई ख़तरे की घंटी बज गई है भाई वहाँ टीआरसी नहीं मिलेगा, वो उन्होंने वो बंद हो। प्रॉब्लम सारी ये है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बहुत प्री प्लान्ड है, कैलकुलेटेड है। वो जब ये देखती है कि एक ख़ास इदारे के अंदर ख़ास इलाक़े के अंदर एक फ़ॉरनर्स की तादाद इतनी हो गई है, यानी फ़र्ज़ कीजिए 20% हो गई है या 25% कुल आबादी में हो गई है, तो वो वहाँ की इमिग्रेशन या सिटीज़न या वहाँ की वो चीज़ें प्रॉपर्टी बाइंग करना या वो वहाँ उसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो ये ऐसा नहीं चाहते कि फ़ॉरनर्स आके अजारादारी क़ायम कर दें किसी एक जगह पर और कब्ज़ा कर लें। तो उन्होंने उसको अपने जो प्लान बनाया हुआ उसमें उसको एक प्रॉपर रेशो दिया हुआ है कि फ़ॉरनर्स का इस पूरी आबादी में इतने % है। इसी तरह जब किसी इलाक़े में आप कोई ज़मीन, खेत, कोई कारोबार करते हैं तो वो पूरा उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि उससे उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा, उस रेशो से ज़्यादा हमें फ़ॉरनर को उस इलाक़े पे काबिज़ नहीं होने देना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एहसन योर्ट में रह रहे थे, कम्युनिटी थी एक दूसरे को देख देख के कि हमें दूसरा हाट हो, वो वहाँ रहना शुरू कर दिया था। फिर जो लोग रह रहे थे उन्होंने जाली और असली रेंट एग्रीमेंट्स बना के देने शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे फ़ॉरनर्स की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो फ़िलहाल वहाँ पे बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि फ़ॉरनर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हों दूसरे इलाक़ों में भी, वो दूसरे इलाक़ों में भी जाएं और अब फैलें दूसरी जगह। ऐसा ना हो कि एक ही इलाक़े को पूरा मिनी पाकिस्तान या मिनी इंडिया या मिनी सऊदी अरब बना लें। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सब तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से ये कहते हैं। अच्छा, और एक अहम तरीन बात जो मैं भूल ना जाऊँ कहीं, कि टीआरसी जो है, टीआरसी आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो आप अप्लाई करते हैं रियल इस्टेट की टीआरसी, वो सिर्फ़ आपको घर पे मिलती है। दुकान पे, खेतों पर, बिज़नेस पे आपको जो फैमिली की टीआरसी आप मांगते हैं उस बेस पर वो आपको नहीं मिलती। वो उन्होंने अलाउ की हुई है और उसको श्योरिटी दी हुई है कि हम आपको श्योर जो है वो रिन्यू करेंगे, वो सिर्फ़ घर की बुनियाद पर दी हुई है। दुकान और खेतों पे, बिज़नेस पे, इन सब चीज़ों पे आपको नहीं मिलेगी फैमिली की। ठीक है, तो ये बातें ज़हन नशीन कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माज़रत है, बहुत सारी बातें मेरे जहन में और भी आ रही हैं, लेकिन ये कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों दोबारा जो इसकी एक्सटेंशन आपको बताऊंगी। कुछ ख़ास बातें और हैं जो आपसे गोश गुजार करनी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर अपने फ्रेंड्स में, अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सअप पेज पे कीजिएगा। लाइक और डिसलाइक मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि हर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के काम आ सके और इससे कोई फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा कोई सवाल हो तो मुझे याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अपनी हद्दुल इम्कान जो मेरी इस्तिदात है उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दे सकूँ। कोशिश मैं यही करती हूँ एज़ सून एज़ पॉसिबल, दिन रात जैसे भी हो, मैं टाइमली मैनर के साथ आप लोगों को जवाब दे दूँ और आप लोगों को आपके जवाब मिल जाएँ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको इरादों में कामयाब करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।